नमस्कार। मैं अंजू औरंगाबाद महाराष्ट्र से। मैं भीमराव अंबेडकर विद्यापीठ से एमफिल कर रही हूँ और जिस पुस्तक पर मैं शोध कार्य कर रही हूँ, तुम से तुम तक, उसकी जो लेखिका है डॉक्टर आरती सिंह, आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। जो काव्य संग्रह मैंने पढ़ा, उसके पढ़ने के पश्चात अनेक प्रकार के क्वेश्चन मेरे मन में उत्पन्न हुए। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर आरती सिंह से मिलने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक स्वतंत्र लेखिका हैं, जिनका जन्म 2 अगस्त 1971 ईस्वी में बिहार के कटिहार राज्य में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनके जन्म स्थान पर हुई, परंतु वर्तमान समय में ये दिल्ली में रह रही हैं। इनके पिता रामकृष्ण गुप्ता एक सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे, जो सामाजिक कार्यों में लीन रहते थे, और उनकी माता श्रीमती प्रेमलता, जो कि एक गृहिणी थी, उसके साथ साथ उन्हें कढ़ाई बुनाई और दूसरे कामों का भी बहुत शौक था, और वे दूसरों की सहायता करने की जो भावना होती है, उनकी माँ में वह कुछ कर भरी हुई थी। हम बात करें अगर लेखिका आरती सिंह के साहित्य, हिंदी साहित्य का जो क्षेत्र है उसके बारे में, तो उसके बारे में पूरी विस्तार से कहना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं जितना मेरे से संभव हुआ आपको बताने जा रही हूँ। इन्होंने अपने क्षेत्र में कहानी, काव्य संग्रह, संस्मरण, समीक्षाएं, आलोचनाएं, बाल साहित्य, साक्षात्कार आदि पर इतना गहराई से काम किया है कि कुछ वो कह नहीं सकते। यह निश्चित है कि इन्होंने हर विधाओं पर कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में ये विमर्शकार एवं कलाकार के रूप में अनेक संस्थाओं से इनका जुड़ाव रहा है, और समाज में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई है उन पर इन्होंने क्षमता से बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया है, और अपने साहित्य के माध्यम से जीवन की कड़ी सच्चाइयों को उकेरा है। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपनी फैंटेसी की दुनिया गढ़ ली थी। इन्होंने लिखना आरंभ कविताओं से किया, फिर कहानी और अन्य विधाओं में प्रवेश किया। इनका पहला कहानी संग्रह 2012 ईस्वी में आया। इनके नाटक रेडियो पर भी प्रकाशित हुए थे। आकाशवाणी में बतौर कहानीकार के रूप में इनका पदार्पण हुआ। बाद में कविताओं के साथ हुआ। वास्तव में इनका जो रचना संसार है काफी विस्तृत है। इनके पूरे रचना संसार का ब्यौरा देना बहुत असंभव काम है, परंतु जितना संभव हो सका उतना मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। देखिए, स्वतंत्र लेखन, संपादन, समीक्षा, समालोचना, अनुवाद, रेडियो नाटक, रंगमंच नाटक, धारावाहिक रूपक, धारावाहिक नाटक, एकांकी लेखन, कॉपी अटेंडिंग, आलोचनात्मक पुस्तक, आलेख, समीक्षा, शोध पत्र, साक्षात्कार, कविता, कहानी, अनुवाद, यात्रावलिकाएं, संस्मरण, पत्रिकाएं, वेब पत्रिकाएं आदि प्रकाशित हुई हैं। कुछ प्रकाशित पुस्तकें और भी हैं, जैसे अंतर्मन कविता संग्रह है, 2009 में प्रकाशित हुआ। ज्योति कलश संयुक्त कविता संग्रह है, 2010 में प्रकाशित हुआ। बदलते पल पानी संग्रह है, जो 2012 में प्रकाशित हुआ। फूल सी कोमल वजर सी कठोर आलोचनात्मक पुस्तक संग्रह है, जो 2016 में प्रकाशित हुआ। तुम से तुम तक कविता संग्रह 2016 में प्रकाशित हुआ। मैं अच्छी हूँ शिशु साहित्य है, 2017 में प्रकाशित हुआ। मोहन से महात्मा तक 2019 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के पूर्वा समालोचना है, ये 2018 में प्रकाशित हुआ। अब हम आरती जी को कुछ सम्मान जो मिले हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, समाज सेवा हेतु एक्सीलेंसी अवार्ड, जयप्रकाश मोदी सम्मान, गेस्ट ऑफ ऑनर काशी रत्न, साहित्य सम्मान, साहित्य गरिमा, गुरुदेवी सम्मान, पर्यावरण और शब्द सर्जन सम्मान, हेल्पेज इंडिया की ओर से समाज सेवा के लिए सम्मान दिया गया। मानव अधिकारी संगठन की ओर से एक्सीलेंसी अवार्ड मिला। रोटरी क्लब की ओर से गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला। अंतर्मन पर काशी सम्मान दिया गया। पर्यावरण और शब्द सर्जन सम्मान भी इनको मिला है। निश्चय ही आपका जो ये प्रयास है मैम, हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है।
अब हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर आरती जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं? तो सबसे पहले मैम आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज मैत्री दिवस भी है। हाँ मैम, गायत्री दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। मैम, मैंने आपका जो तुम से तुम तक काव्य संग्रह है वो जी। बहुत बार पढ़ा। उसको पढ़ने से ये तो स्पष्ट होता ही है कि आप एक संवेदनशील लेखिका हैं। हर वर्ग से संबंधित हैं, चाहे वो छोटा वर्ग है या युवा वर्ग है या जो बुजुर्ग लोगों का वर्ग है, कोई भी वर्ग है, हर वर्ग से आप संबंधित हैं। तो जैसे ही काव्य संग्रह मैं पढ़ रही हूँ, बार बार उस पे जैसे सर्च का काम कर रही हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए हैं। उनमें से कुछ सवाल आज मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ अंजू कि आपने मेरे कविता संग्रह को अपने एमफिल कार्य के लिए चुना और बड़ी शिद्दत से आप बहुत गहराई में उतरकर उसका अध्ययन कर रही हैं, अनुशीलन कर रही हैं, तो इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद मैम। और आपने बताया था फोन पर कि आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, तो बताएं आप। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी दीजिए। सच कहूं तो परिवार सिर्फ जन्म से नहीं होता, कर्म भी परिवार बनाता है। अगर मैं सिर्फ जन्मना संबंध को लेकर बात करूं तो मेरे पिताजी 4 भाई थे, उनका पूरा परिवार, हमारा एक बड़ा मकान कटिहार बिहार में है, तो चूल्हे सबके अलग थे लेकिन रहते सब साथ में थे। तो संयुक्त परिवार की जो खुशबू होती है, हमने वह खुशबू पाई है। फिर धीरे धीरे सब बड़े होते गए, जहाँ जिनकी नौकरी लगी धीरे धीरे सब निकल गए, बच्चे निकल, मतलब सारे बच्चे बड़े हो गए। अब तो 3 पीढ़ी गुजर गई, बेटियां शादी करके विदा हो गई, बेटे नौकरी के लिए बाहर निकल गए। ये तो जन्मना संबंध की बात हुई। अब कर्मणा संबंध की बात करूं तो इस दृष्टि से मेरा परिवार बहुत विशाल है, क्योंकि मैं समाज के अगर हाशिए पर टंगे हुए लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो वह सब मेरा परिवार है, चाहे वह झुग्गी झोपड़ी के श्रमिक वर्ग हों या वृद्धाश्रम में रहने वाले। तो बहुत बड़ा परिवार है मेरा, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने उस परिवार के दुख सुख में हर समय काम आऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर मदद, हर सहयोग सिर्फ पैसे का मोहताज नहीं होता। इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन खुशी नहीं होती, तुष्टि नहीं होती, एकाकीपन होता है, अवसाद होता है। तो वृद्धाश्रम में जितने लोग हैं, मैं मानती हूँ कि वह मेरे परिवार का एक बड़ा हिस्सा है। मैं आपके फोटो देखती हूँ, उनमें देखती हूँ आप कैसे झोपड़ियों में जा जाके जो भी फेस्टिवल आता है आप गरीबों के साथ मनाते हैं। मैडम, बहुत ही अच्छा है। आज के जमाने में लोगों के पास अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, और आप फिर भी टाइम निकाल के कभी वृद्धाश्रम जाते हैं, कभी मजदूर जो बस्ती है उसमें जाते हैं, कभी जो लोग रहते हैं उनके पास जाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको जानकर अच्छा लगेगा अंजू कि मेरे घर में दीपावली का दिया पहले नहीं जलता। पहले मैं मजदूर बस्ती में जाती हूँ, पूरी बस्ती को दिए से सजवाती हूँ जहां तक मेरा सामर्थ्य है, लेकिन हर झोपड़ी, हर घर रोशन होता है। कोशिश करती हूँ अगर यातायात के साधन मिल जाए तो फिर मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, वहां सजाती हूँ, वहां दीपावली मनती है, फिर मेरे घर पे दिया जलता है। ये नियम बहुत अच्छी मैंने बात है। ये नियम मैंने काफी वर्षों से बनाया हुआ है। और होली में भी बहुत मैं
होली में भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि होली के दिन तो निकल पाना संभव नहीं होता, तो कई बार दलित बस्ती में पहले एक दिन पहले जाकर उनसे मिल आती हूँ, उनके लिए जो भी मुझे करना होता है, जो लेना देना होता है या जो कुछ भी है वह कर आती हूँ। और अगर संभव होता है होली के दिन जा पाना, तो होली के दिन या फिर उसी एक दिन पहले मैं वृद्धाश्रम जरूर जाती हूँ, और उनके साथ तो फिर उनको रस में डुबो देती हूँ, रंग में नहीं डुबोती, रस में डुबो देती हूँ। अब रस में डुबोने का अर्थ यह है कि आंटी जी हैं कोई, अगर वो गुनगुनाना चाहती हैं लेकिन हालात उनको गुनगुनाने नहीं देते, तो उस दिन सबकी झिझक खोल देती हूँ। एक शुरुआत होती है, फिर कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई गीत सुना रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, और एक माहौल बन जाता है। ये घंटा 2 घंटा उनको इतनी खुशी जरूर देता है कि फिर वो कुछ दिन तक एक अच्छी अनुभूति के साथ जीते हैं। और मैं आपको एक वाकया बताऊं, आपने चूंकि वृद्धाश्रम की बात की, मैं यहाँ मंडी हाउस के पास भी जाया करती थी, और मयूर विहार के पास एक भगवत धाम नाम का वृद्धाश्रम है, जहाँ पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार जा रही हूँ। लगातार मतलब किसी ओकेजन पर नहीं, ओकेजन पर तो जाती ही हूँ, अगर कोई शुभ अवसर है तब तो जाती ही हूँ, ऐसे भी जाती हूँ, कोई बीमार रहा या नहीं रहा, जब मुझे समय मिला अपने काम से मैं जाती हूँ। तो वहां भी कुछ लोगों के साथ इस तरह के संबंध, आत्मीय संबंध बन गए हैं कि अगर आप एक से मिल के दूसरे से ना मिलो तो वह नाराज हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप मायके जाएं और माँ से मिलनी, चाची से नहीं मिलती हैं। तो यह जो आत्मीयता है कि आप आई और बिना मुझसे मिले चली गई, तुम आई और आरती बिना मुझसे मिले चली गई, यह जो हक है, यह हक उनके जीवन में बड़ा मायने रखता है। सामान देने बहुत लोग आते हैं वृद्धाश्रम में, सामान देने बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो सामान से अधिक सच्चे स्नेह के भूखे हैं। यस मैम, टाइम जरूरी है, अगर टाइम नहीं दे रहे तो फिर सामान तो दे ही सकते हैं। और एक बात मैं अंजू यहाँ उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगी जिसकी शिकायत मुझे वृद्धाश्रम में मिली। कुछ आंटी जी ने बताया कि बेटे कुछ लोग आते हैं गेट पर से ही मुझे पकड़कर या कुछ और लोगों को पकड़कर सेल्फी लेते हैं, उनको हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, वो बस फोटो खिंचाते हैं, अपनी ओर से कुछ बातें कहते हैं और चले जाते हैं। तो ये लोग हमारा बाजार बना रहे हैं, हमारा व्यापार कर रहे हैं, हमें बेचारी दिखा रहे हैं या बेचारा दिखा रहे हैं। तो यह मानसिकता लेकर अगर कोई वृद्धाश्रम जाता है, उससे बेहतर है कि वह ना जाए, क्योंकि अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम तकलीफ मत दीजिए। आपके माध्यम से ये बात है ही, आपके माध्यम से मैं उन वृद्धों की यह पीड़ा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप तमाशा ना बनाएं उनका। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना बताया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकर बहुत खुश हुए कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए समय निकाल रहे हैं। क्योंकि मैम आज तरह से समाज चल रहा है, उनके परिवार के लिए उनके पास समय नहीं है, और आप अपने परिवार को तो टाइम देते ही हैं, उसके साथ वृद्धाश्रम
दलित बस्ती या मजदूर वर्ग है या गरीब लोग हैं, सबके साथ अनाथ आश्रम भी करते हैं मैम। बहुत अच्छी बात। मेरा अगला क्वेश्चन है मैम, आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी रुचियों के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। एक एक करके। अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं, अभी की बात करूं, क्योंकि समय समय पर पहलू बदलते रहे हैं काम के मेरे, समय और परिस्थिति के अनुसार। मैंने आकाशवाणी से शुरुआत की, लेकिन मैं वहाँ ऑफिस में नहीं थी। बतौर कवयित्री और कहानीकार मैंने शुरू किया। बाद में कई नाटक और रूपक भी वहाँ के लिए लिखे। ऑडिशन पास कर गई तो वहाँ की नाटक कलाकार भी हो गई और कई नाटकों में मैंने भूमिका निभाई है। डीएवी स्कूल में बतौर टीचर और बतौर कोऑर्डिनेटर रही। और इसके अलावा ये तो प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन के अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक मंचों से मेरा गहरा जुड़ाव रहा, बिहार में भी, और वहाँ के संगीत महाविद्यालय के लिए और राजकीय कार्यक्रमों के लिए बतौर निर्णायक मैंने 5 वर्ष काम किया। दिल्ली आने के बाद कॉलेज में पढ़ाया, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। कई बड़ी संस्थाओं के लिए फ्रीलांसिंग काम किए और इसी दौरान लगभग 40 पुस्तकें मैंने अनुदित की। अधिकतर बाल साहित्य है, क्योंकि बाल साहित्य के प्रति मेरा रुझान अधिक है। इसके अलावा अलग अलग पुस्तकों के भी अनुवाद किए, लेकिन बाल साहित्य में आज भी करती हूँ। व्यस्त होने के बावजूद अगर बाल साहित्य का काम आता है तो मुझे वह आनंद देता है, भीतर से एक गुदगुदाहट बनती है। और आप जब बच्चे के लिए, चाहे वह अनुवाद हो या मौलिक लेखन हो, जब आप बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो आप एक बार बच्चे बन जाते हैं, उस तरह आप सोचना शुरू करते हैं, फिर उसको भाषा में ढालते हैं। तो पिछले वर्ष से फिर मैंने सत्यवती कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ सहायक प्राध्यापिका हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि हिंदू कॉलेज ने भी मुझे बहुत प्यार दिया और सत्यवती कॉलेज में भी मेरी प्रिंसिपल, मेरा पूरा हिंदी विभाग, इसके अतिरिक्त अन्य विभाग के जो वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, जो साथी हैं और छात्र, सबका मुझे बहुत प्रेम, बहुत सम्मान मिलता है। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो साहित्यिक मित्र हैं वह तो हैं। प्रथम बुक्स से मेरा लंबा जुड़ाव रहा है। प्रथम बुक्स बच्चों के लिए किताब निकालता है और मैंने उनके लिए काफी पुस्तकें अनुवाद की हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए मैंने काफी पुस्तकें की हैं। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद पर भी मैंने अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें मेरी अनुवाद की हैं उस पर थोड़ा बताना चाहूंगी। एक तो इंग्लैंड की एक लेखिका हैं, वरिष्ठ लेखिका जीना ओलियरी, उनकी किताब थी रिसर्च प्रोजेक्ट पर, बड़ी किताब, 10 वर्षों का उनका रिसर्च वर्क था। और वो था जैसे आप एमफिल कर रही हैं, एमफिल पीएचडी के लिए कैसे बच्चे काम करें उस पर तक, उसका अनुवाद मैंने किया। यह सेज पब्लिकेशन से आई। इसके अलावा सार्क कल्चर सेंटर कोलंबो, वहाँ के लिए मैंने एक पुस्तक पर काम किया, दमदेणीय अश्न। ये उन्होंने वहीं प्रकाशित किया, तो मेरे पास प्रति नहीं है, क्योंकि उस समय जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे काम लिया था, बाद में उनका तबादला हो गया तो पुस्तक फिर मुझे मिल नहीं पाई। तो अभी एक शिक्षा
की ओर एक कदम है, दूसरा कदम साहित्य में है। और मैं ये कहूँ तो मुझसे ना साहित्य अलग हो सकता है, ना शिक्षा जगत अलग हो सकता है, ना समाज अलग हो सकता है। आप हो ही इतनी संवेदनशील में, तो कैसे अलग हो सकते हैं? धन्यवाद। अब वो तो आपका जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। जो पाठक उसको पढ़ रहा है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कुछ रुचि पर। रुचियों के बारे में थोड़ा सा जानना था मैं। हाँ, अच्छा सवाल। रुचि भी समय समय पर बदलती जाती है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ। जैसे बचपन में मैं काफी अल्हड़ रही और अपने आप में मगन रहने वाली रही कि खुद अकेले भी खेल रही हूँ। कल्पना का एक अपना संसार होता था। उस दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं थी मुझे। लेकिन वो 7-8 वर्ष तक होता है, फिर उसके बाद का समय बदलता है, फिर परिवेश दिखने में तो वैसा ही होता है, लेकिन भीतरी सतह पर काफी कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, तो वहां भी मुझे लगता है मिलती जुलती स्थिति ही है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, रुचि में कुछ परिवर्तन होता है और कुछ रुचि साथ छोड़ देती है। तो मुझे संगीत बचपन से बहुत पसंद रहा। क्लासिकल नृत्य मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है। कुछ गीत बहुत पसंद हैं। अच्छे रचनाकारों को पढ़ना बहुत पसंद है। और सच बताऊं तो मुझे खाना मिले ना मिले, पुस्तकें चाहिए। मतलब पुस्तक मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि बचपन में जब रामकृष्ण मिशन आश्रम में कोई कंपटीशन जीतती थी, तो वहाँ पुरस्कार में पुस्तकें ही दी जाती थी। तो पढ़ सकूं ना पढ़ सकूं, छोटी उम्र थी तो वह किताब पढ़ तो नहीं पाती थी पूरी तरह। अगर धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू किया तो अध्यात्म की बातें या दर्शन की बातें समझ नहीं आती थी। लेकिन ये पुस्तक मेरी है, यह जो एक भावना होती है, तो उसको मुझे अभी भी याद है कि तीसरी चौथी कक्षा में भी जो पुस्तक मैंने पुरस्कार में पाई थी, मेरी शादी के बाद भी वह पुस्तक थी। और कुछ पुस्तकें इधर उधर हो गई तो मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे खजाने को लूट लिया हो। तो मैं एकदम से वहां पर नाराज हो गई थी कि कहाँ गई किताबें, मैंने इतने सालों तक उसको संभाल कर रखी थी। तो किताबें पढ़ना आज भी बहुत पसंद है। और सच बताऊं तो इन चीजों से सीखने का बहुत अवसर मिलता है। आपका ज्ञान निश्चित तौर पर बढ़ता है, आपकी शैली में परिवर्तन आता है, आप उत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। बाकी खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सब तो कॉलेज के दिनों की बात थी। अब वह सब तो नहीं रहा। अभी लॉकडाउन के दौरान एक काम जरूर किया कि समय का सदुपयोग आप कह सकती हैं, या कहीं ना कहीं मेरे भीतर वह रुझान दमित रहा होगा जो समय पाने पर बाहर आ गया। और थोड़ी बहुत मैंने पेंटिंग शुरू की धीरे धीरे। सच में बहुत अच्छी पेंटिंग की है मैम, देखा मैंने आपके। आपने तस्वीरें देख ली हैं पेंटिंग की, तो मुझे लगता है अच्छी है मैम। तो मुझे लगता है साहित्य, कला, संस्कृति और समाज, शिक्षा इसके अंतर्गत ही है। तो ये चारों शायद मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसको मैं सिर्फ रुचि नहीं कह सकती,
और आज भी जब मैं थकान महसूस करती हूँ किसी भी विषय वस्तु को लेकर, बाहर जो चल रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर ऊपर वाले ने ही शायद ऐसा मुझे बनाया होगा कि मैं दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो उस परेशानी से उबरने के लिए मुझे या तो पुस्तक का सहारा लेना होता है या रंग और ब्रश का, और फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, मैंने आपका काव्य संग्रह पूरा पढ़ा। पढ़ने के पश्चात जैसे बच्चा होता है, उसकी जिंदगी में माता पिता दोनों का अहम किरदार होता है, लेकिन जो तुम तक काव्य संग्रह है उसमें आपने ज्यादातर माँ पे ही लिखा, स्त्रियों पर या महिलाओं पर कह सकते हैं हम। उसमें ज्यादातर आपने माँ को ही ज्यादा महत्व दिया है। और मैम ये जरूरी नहीं कि हर किसी की माँ अपने बच्ची के बारे में इतना पॉजिटिव सोचे, इतना अच्छा सोचे। आपने गांव में कई बार देखा गया, हमने खुद भी फील किया कि हमेशा कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिलता था, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ऐसे बंदिशों में हमने जीवन व्यतीत किया है। तो ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि सबकी माँ ही अच्छी होती है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ढके स्तर पर एक बात कही थी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी रुचि दब जाती है। यहाँ मेरा इशारा इसी तरफ था। दरअसल वह वर्जनाएं जो गांवों में अक्सर बेटियों को झेलना पड़ता है, वो जो वर्जनाएं हैं जो हम स्त्रियां झेलती हैं, बेटियां झेलती हैं कि कपड़े ऐसे पहनो, 12 साल 15 साल की हो गई तो दुपट्टा लेना शुरू करो, बेटा भले ही हाफ पैंट में घूमता रहे कोई बात नहीं है। आपका इशारा इस ओर है कि माँ बेटियों को टोकती हैं। दरअसल हम जिस समाज यहाँ मत जी, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ये अंजू सिर्फ आपके इधर की बात नहीं है, ये बिहार, यूपी, एमपी या मैं साउथ की बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन इधर के जितने क्षेत्र हैं और वहाँ खास करके गांव, अब तो चीजें बहुत बदल रही हैं धीरे धीरे, हर जगह मानसिकता बदली है। लेकिन माँ पर बात है, मैं वहीं आ रही हूँ। एक माँ अपनी बेटी को कम प्यार करती है ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब एक माँ गृहिणी होती है और उसका संसार रसोई से लेकर बेडरूम तक का होता है, वह वही सुन पाती है जो उसको सुनाया जाता है। अगर उसने ये सुना है कि हमारे समाज के बाहर, हमारे समाज में घर के बाहर अगर लड़की घूमती है तो उसको बुरा माना जाता है, तो वह माँ कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी को मेरा समाज बुरा बोले। आप मेरी बात समझ पा रही होंगी। एक गृहिणी कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए, तो वह क्या करती है, अपनी बेटी को दबाती है, क्योंकि उसके अंदर यह हिम्मत नहीं बन पाई है कि वह पहले तो, समाज तो बात की बात है, उसको पहले परिवार से विद्रोह करना पड़ेगा। और आमतौर पर वो स्त्रियां जो कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है, मैं यही कहूंगी, जो स्त्रियां स्वावलंबी नहीं हैं, सारा घर होम मिनिस्टर वह होती हैं, घर की चाबी उनके पास होती है, लेकिन आर्थिक रूप से अगर वह आश्रित है तो वह कभी ऐसे निर्णय नहीं ले सकती जो परिवार और समाज के विरुद्ध हो। नतीजा यह होता है कि माँ सबसे पहले अपनी बेटी के पैर में पाजेब की जगह वर्जनाएं बांधती हैं, बेड़ियां बांधती हैं, जो दिखता नहीं, और ये माँ को पता भी नहीं चलता, वह जानकर नहीं करती। यह मैंने भी भोगा है।
ये हमारे समय में भी था, और आज भले ही सलवार कुर्ता की जगह बच्चियां जींस पहन रही हैं, लेकिन मानसिकता इसलिए नहीं बदल पाई क्योंकि गाँव में नकल बहुत जल्दी शहर का पहुंच रहा है, लेकिन शहर का दिमाग नहीं पहुंच रहा है। Yes. आप इसको समझ सकेंगी कि जींस तो पहुंच गया, कपड़े पहुंच गए, लिपस्टिक और झुमके पहुंच गए, ब्रेसलेट पहुंच गया, लेकिन वैचारिक स्वातंत्र्य की अगर बात हो वह नहीं पहुंचा। आज भी स्त्री बाहरी मामले में पति को, स्त्री से यहाँ मेरा मतलब फिर वही है कि जो शुद्ध गृहिणी है, महिला, उनके वैचारिक अस्तित्व को अगर आप टटोलें तो वह शून्य होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें चेतना नहीं होती, लेकिन चूंकि वह मानती ही नहीं है कि मैं किसी बात में अपना मत रख सकती हूँ, चूंकि वह अपने लिए ऐसा नहीं मानती तो वह अपने बेटी के लिए भी नहीं मानती। वो बेटी को यही समझाती हैं कि भाई के सामने नहीं बोलना है, भाई जो बोल रहा है सही है, भाई अगर मना कर रहा है गेट पे जाने को तो दरवाजे पे मत जा, है ना। तो उस समय जो एक आक्रोश मन में उत्पन्न होता है, वह आक्रोश इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि बच्चियां किशोर होती हैं, बच्चियां युवावस्था की ओर कदम बढ़ा रही होती हैं, बच्चियों के भी सपने होते हैं, लड़कियों के भी सपने होते हैं। समय बदल रहा है, वह नई पीढ़ी की बच्चियां हैं, तो उनके जो सपने हैं, उनकी जो सोच है, वह अपनी पुरानी पीढ़ी की माँ को समझा नहीं सकते। और फिर कई बार ये होता है कि आप पढ़ाई करना चाहती हैं और आपको शादी करके विदा कर दिया जाता है, और विदाई के समय आपको नसीहत की एक पोटली भी दी जाती है कि बेटी जहाँ तुम्हारी शादी हुई है, अब वह ससुराल ही तुम्हारा घर है, डोली से जा रही हो, अर्थी पर वापस निकलना। यह जो नसीहत की पोटली है, मैं बताऊं, जिस दिन माता पिता यह कहना छोड़ देंगे, आधी बेटियां आत्महत्या करना छोड़ देंगे। क्योंकि ठीक है, माता पिता यह क्यों नहीं कह सकते कि बेटी यह भी तुम्हारा घर है, वह भी तुम्हारा घर है, आज से तुम्हारे 2 घर हुए। ये नहीं कहते, कहते हैं आज से वही तुम्हारा घर है। यह एक रस्म है, और रस्म के तहत आपने चूंकि सिर्फ माँ की बात की है, लेकिन मैं कह रही हूँ माता पिता, उस रस्म के तहत कहीं ना कहीं कन्यादान करते हुए माता पिता मान लेते हैं कि आज से यह बेटी मेरी नहीं है, पराई हो गई। इस पर मेरी एक कहानी 2013 में आई थी, कन्यादान, जिस पर कन्यादान रस्म को लेकर मैंने समाज की मानसिकता को झकझोरा है। अभी जो मेरी पुस्तक आ रही है उसमें यही कहानी पुन्नू की चिट्ठी के नाम से है, पत्रिका में कन्यादान के नाम से थी, 2013 में पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। तो माएँ कम प्यार करती हैं ऐसा नहीं होता, माएँ प्यार करती हैं, लेकिन अमूमन गाँव की, कस्बों की और छोटे शहरों की माएँ परिवार और समाज के विरुद्ध ना जाकर अपनी बेटियों को इसलिए दबाती हैं ताकि परिवार, संबंधी और समाज उनकी बेटी को गलत ना कहे। क्योंकि माँ को एक ही चिंता होती है कि अगर मेरी बेटी पर किसी भी तरह की उंगली उठी
तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। ये उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है। हालांकि आज धीरे धीरे समय बहुत बदला है और कोई भी हवा, वैचारिक हवा अक्सर देर से गांव में पहुंचती है। तो शहरों में, महानगरों में हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं। हमारे बच्चे अगर हमें बोलते हैं कि तुम पुरानी पीढ़ी की हो, तुम्हारे समझ और हमारी समझ, तुम्हारे परिवेश और हमारे परिवेश में अंतर है, हम मान लेते हैं जो महानगर में है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सोच को उनकी सोच से मिलाएं। लेकिन ये चीज छोटे शहरों में और गांवों में नहीं हो सकता। रह गई बात, मेरी पुस्तक में माँ की चर्चा अधिक है। आपका इशारा दो तरफ था। एक तो यह था कि सारी माएँ इतनी अच्छी नहीं होती, तो अब मुझे लगता है मैंने आपकी उस जिज्ञासा को एक हद तक शांत किया होगा। अब जहां तक मेरी पुस्तक की बात है, मैंने अपनी माँ को सोचकर वह पुस्तक नहीं लिखी है या वह कविता नहीं लिखी है। वैश्विक रूप में एक माँ को जैसा होना चाहिए, या माँ का जो स्वरूप मन में उभरता है, मैंने उस पर बात की है। लेकिन वहां भी आप देखेंगी एक कविता है, माँ बोलो तो, जिसमें एक भ्रूण अपनी माँ से सवाल कर रहा है। एक भ्रूण जो कि अब उसकी कोख का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह माँ से सवाल कर रहा है। जी, ये भी अगला सवाल था कि भ्रूण हत्या पर भी आपने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। समाज को ऐसे जागरूक करने के लिए जो भ्रूण हत्या आज के जमाने में बहुत हो रही है, उसको आपने कविताओं के माध्यम से समाज के सामने प्रकट किया है कि वो कैसे अंदर एक प्रार्थना करता है, एक विनती करता है कि मेरे को जन्म लेने से पहले ही क्यों गर्भ के अंदर मेरा वध कर रहे हैं। जब आप इस तरह के सरोकार पर आपकी चिंता होती है तो बहुत गहरी पीड़ा में उतरना पड़ता है। एक समय अंजू, आपने देखा होगा कि जबकि सरकार के द्वारा मना होने के बावजूद लोग सोनोग्राफी करवाते थे और बेटी होने पर उसको एबॉर्शन करवा देते थे। बहुत ज्यादा ये घटना घटी थी। उन घटनाओं ने मुझे बुरी तरह, अब तो कम से कम बहुत जगह, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको नहीं बताया जाता है कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन उन दिनों बता देते थे पैसे की लालच में, और फिर एबॉर्शन करवा दिया जाता था। तब मैंने वह कविता लिखी थी, माँ बोलो तो। और उस तरह की कई एक कविताएं उसमें होंगी जिसमें पत्नी नहीं चाहती है एबॉर्शन, लेकिन ससुराल। अंजू, ज्यादा ही नेबर, आपकी आवाज कट रही है अंजू। नहीं मैम, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। आपकी आवाज कट रही है। तो मैं ये बोल रही थी, हाँ, आपकी बहुत सारी कविताएं हैं, तुमसे तुम तक काव्य संग्रह में। आपने कविता के माध्यम से, अगर कोई उन कविता को पढ़ता है तो उसके मन में अलग से उसको जागरूकता उत्पन्न होती है। अगर उसको समझ के चले तो और भी अच्छा वो अनुभव करे, हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेखक की कोशिश तो यही होती है, चाहे वह कवि हो या कहानीकार हो या उपन्यासकार हो, कोई भी रचनाकार हो, वह समाज में फैली विद्रूपता, अन्याय, कुरीति, इन सब को अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाता है, आम जन को झकझोरता है और चाहता है कि उसकी चेतना जगे और वह ऐसा कुछ गलत करने के पहले सोचे।
और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने के लायक क्षमता अपने में विकसित करे। तो मेरा प्रयास है, और चूंकि आप उस पर कार्य कर रही हैं, एमफिल कर रही हैं, तो आपने तो बहुत गहराई से हर एक कविता को समझा है, और आपकी समझ इतनी विकसित हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हर आदमी उसके मर्म तक पहुंचे, जो कविता का मर्म है, तो शायद कुछ सुधार हो जाए। हाँ, ये तो है। अगला क्वेश्चन मेरा मैम है, जो अभी वर्तमान समय में समाज में बहुत सी समस्याएं हैं, उनके विषय में आपके क्या विचार हैं? भूख की। अंजू एक बार फिर समाज में, आपकी आवाज कट रही मैम है। समाज में अभी वर्तमान समय में समाज में बहुत सी समस्याएं हैं मैम, उनके बारे में आपके विचार क्या हैं? अच्छा, बहुत सी समस्याएं। समस्याएं तो सच में बहुत सी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ एक बिंदु बता दें तो मैं उस पर बात करूं, क्योंकि बिंदु समस्या। मैम, यस मैम, बिंदु अगर हम गरीब व्यक्ति से लेकर शुरू करें तो सबसे ज्यादा समस्या तो आज के लिए आम आदमी को है। हर तरह से आम आदमी का शोषण होता है। गांधी को आपने पढ़ा है? नहीं मैम, गांधी को नहीं पढ़ा मैंने। आज से 100 वर्ष पहले गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, लोगों ने उनका मजाक बना दिया। लेकिन अगर गांधी के विचारों को समझा जाता और उस पर चला जाता, तो आज हमारे देश की यह स्थिति नहीं होती। हमारा देश दो वर्ग में नहीं होता कि एक वर्ग पूंजीपति, दूसरा वर्ग श्रमिक। बीच के जो लोग हैं, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, आप गौर करें, उसका एक पैर धंसा हुआ है निम्न वर्ग में, और वह दूसरे पैर को जबरन दौड़ा रहा है उच्च वर्ग तक पहुंचने के लिए। विषमता, बहुत अच्छा सवाल आपका अंजू। विषमता बढ़ती जा रही है समाज में। जो अनाज उग जाता है किसान, उसको साल भर खाने के लिए अनाज नहीं होता। जो फल उगाता है वह फल नहीं खा पाता। 80% लोग किसी दूसरे की चौकीदारी करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं, फल के बगीचों की, फसल की, लेकिन उनके अपने घर कुछ नहीं होता। उनको देखने वाला भी कोई नहीं है। समाज में बहुत सारे संविधान में नियम बने हुए हैं, लेकिन उन नियमों का अगर वास्तविक रूप देखा जाए तो एक झलक तो आपने लॉकडाउन में देख लिया होगा। एक झलक आपने लॉकडाउन में इस रूप में देखा होगा कि जो मजदूर अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह काम करके जिस पूंजीपतियों के काम को अपने श्रम से आगे बढ़ाते रहे, लॉकडाउन के दौरान उनको एक धेला नहीं मिला, एक रुपया अतिरिक्त नहीं मिला, निकल जाने को कहा गया। अब वो बेचारे जो दूर दराज से आए हुए हैं, वो कैसे अपने घर तक जाएंगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। उनको अपने ही देश में प्रवासी कहा गया। और जो लोग हमारे देश से बाहर के थे, जो प्रवासी भारतीय सचमुच में हैं, उनके लिए निःशुल्क विमान व्यवस्था थी। तो विषमता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है,
लेकिन क्या वाकई है हमें समता का अधिकार है? लेकिन क्या वाकई है जो मजदूर मरते हुए, घिसटते हुए, अपने ही बच्चे को मौत के हवाले करते हुए आगे बढ़ते गए, कुछ बच गए, कुछ सांस तो ले रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे खो गए आप उनसे जाकर पूछें तो वो जिंदा लाश है। कौन सोच रहा है उनके बारे में? कोई नहीं सोच रहा। इससे एक कदम और ऊपर आते हैं निम्न मध्य वर्ग। उनकी स्थिति ये रही कि आधे की नौकरी जा चुकी है, आधे की नौकरी खत्म हो गई। अब वो ना घर के हैं ना घाट के हैं। उनके पास सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं हैं, चूंकि वह एक क्लास मेंटेन कर रहे हैं तो वो अपने सिर पे ईंट और गारा उठा के कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते। समझ रही हैं? और एक कदम और आगे आप बढ़ते हैं मध्य वर्ग में। मध्य वर्ग की स्थिति भी इस 3 महीने में बुरी तरह बिगड़ गई। अब मैं अगर तीनों को मिलाकर बात करूं, काम वाली बाइयों के पास आज भी काम नहीं है, रिक्शा और ऑटो आज भी कम चल रहे हैं, डर से, कोरोना के डर से लोग कम सवारी कर रहे हैं। आज भी ओला या उबर बुक करके लोग कहीं जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो कंपनियों का विकास हो रहा है। अब शिक्षा और आर्थिक स्थिति दोनों बहुत अलग नहीं है। अगर आप गौर करें तो जो थोड़े समृद्ध स्थिति में हैं, थोड़ी सी स्थिति उनकी अच्छी है, वह तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को। सरकारी स्कूलों में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया। यहाँ काम वाली बाइयों के बच्चे, ऑटो वाले के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, अगर आज आप उनसे मिलें और आज किसी निजी विद्यालय के बच्चे से मिलें, आपको बहुत फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन यह स्थिति पूरे देश के विद्यालयों में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति तो शहरों की, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की स्थिति तो और खराब है। पढ़ाई का जो माहौल होना चाहिए वह बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ आदिवासी क्षेत्रों में गई थी और बिलो पॉवर्टी के लोग हैं, मतलब निम्न स्तर में भी क्या कहूँ, उनके पास रोज बदलने के 2 जोड़े कपड़े भी नहीं होते। कई एक घरों में मैंने देखा कि सामान के नाम पर उनके घर में 3 से 4 बर्तन थे, एक चटाई थी, और कहीं कोई अलमीरा नहीं था जिसमें कपड़े रखे होते। बस एक तार टंगा था, उसमें एक आध कपड़ा झूल रहा था। और वैसे बच्चे 5-5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं। जो सड़क किनारे हैं या गांव के अंदर हैं उनको तो थोड़ी नजदीक में स्कूल मिल जाता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके में है वो 5-5, 6-6 किलोमीटर बच्चे चलकर आते हैं। पानी तक पीने को नहीं मिलता कई जगह, फिर भी वो आते हैं। किस चीज की भूख है? उनके निरक्षर माता पिता को यह भूख है कि मेरा बच्चा तो 2 अक्षर पढ़ ले। अब आप बताएं, कल को वह बच्चा, सरकार ने तो 8वीं पास तक की नीति बना दी, पहले से बनी हुई है, अभी तो नई शिक्षा नीति लागू होगी। यह बच्चा 8वीं करके
क्या शहर के सरकारी विद्यालयों के छात्रों का मुकाबला कर पाएगा? कितना कठिन है। जब वो अपने ही शहर के छात्रों का मुकाबला नहीं कर पाएगा तो वो बाहर की व्यवस्था है, जो विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है, वह कहाँ टिकेगा? और जब वह नहीं टिकेगा तो वह कहाँ से सपना देखेगा कि कभी वह किसी अच्छे पद पर बन सकता है? तो गरीबी का शिक्षा से बहुत गहरा रिश्ता है। कुछ एक आदिवासी पढ़े लिखे लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैडम जी, हमने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जब यहाँ से ली तो हमारे आगे के विकास के लिए हमारी योग्यता के अनुसार कोई फॉर्म नहीं निकलता। फॉर्म में वही सब कुछ मांगा जाता है जो कि पूरे देश में लागू है, जो शहरों में भी लागू है। तो भला उनके सामने हम कैसे टिकेंगे? तो हमें कौन सी नौकरी मिलती है? हमें सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलती है, और अब तो उस पर भी मारामारी है। चतुर्थ वर्ग की नौकरी मिलती है। तो विषमता एक अर्थ में नहीं है, विषमता कई अर्थों में है। अगर आप मैदानी इलाके में देखते हैं तो यहाँ विषमता कुछ और रूप में दिखती है। और पिस्ता अगर कोई है, वह गरीब है, वह श्रमिक वर्ग है। और बहुत कुछ ऐसा है अंजू कि महसूस तो हम सब हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए शब्द छीन लिए गए हैं। अभिव्यक्ति के लिए शब्द छीन लिए गए हैं। आज जो अच्छे पत्रकार हैं, या तो उनकी हत्या हो जाती है या उनका ट्रांसफर हो जाता है। कोई लेखक अगर आगे बढ़कर कुछ कहता है अन्याय के खिलाफ तो पता नहीं चलता, बहुत कुछ घटित हो जाता है। विषमता की बात पर ही मैं एक एक कर आ रही हूँ। एक सबसे बड़ी विषमता आप जानती होंगी, जब धरती बनी थी सबसे पहले मछली का सृष्टि में सबसे पहले मछली आई थी, पशु आए थे। इस तरह वह मनुष्य के पूर्वज हो गए अगर आप देखें तो, सृष्टि के विधान के अनुसार। मनुष्य में भी स्त्री का जन्म पहले हुआ। पुरुष तो वर्षों बाद पुरुष की आकृति बनी थी। लेकिन आज हम किससे त्रस्त हैं? मेरा यह सवाल है कि जब इस पृथ्वी पर वर्षों सिर्फ स्त्रियां थी, पुरुष शरीर ही नहीं बना था, पुरुष शरीर की संरचना बाद में हुई है, तो स्त्रियां अबला कैसे हो गई? हम उन बात को मिथ भी मान लेते हैं, मिथक मान लेते हैं, छोड़ दीजिए। आज भी जिसको हम जन्म देते हैं और जिसको हम बैकबोन बनकर संभालते हैं, हम स्त्रियां कमजोर कैसे हो सकती हैं? हमारी मानसिकता बचपन से ऐसी बना दी गई है, खास करके मैं मध्य वर्गीय, निम्न मध्य वर्गीय और कम पढ़ी लिखी माताओं से कहना चाहूंगी कि हम अपनी बच्चियों को बोल्ड बनने ही नहीं देते हैं। हम उसको ये नहीं कहते हैं कि तुम सामना करो चुनौती का, हम ये कहते हैं कि दुपट्टा ठीक कर। कोई बुरी नजर से देख रहा है तो हम बुरी नजर वाले को कुछ नहीं कहते, बेटी को कहते हैं कि दुपट्टा ठीक कर। जिस दिन हम बेटी को सशक्ति
करण का पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे, जिस दिन स्कूलों में लड़कियों को शर्माने और सकुचाने की जगह वह बोल्डनेस दी जाएगी लड़कों की तरह, मजाल नहीं है कोई हाथ लगा लेगा। एक विकृत मानसिकता, पुरुष रेप करता है, क्या यह सामाजिक विषमता का और विद्रूपता का उदाहरण नहीं है? आप कौन होते हैं तय करने वाले कि स्त्री क्या पहनेगी नहीं पहनेगी? कौन होते हैं आप तय करने वाले? क्या आप स्त्री से पूछकर हाफ पैंट पहनते हैं या लुंगी कमर से घुटने से ऊपर बांधते हैं? नहीं। तो हमारे समाज की जो बुनावट है, आप देखेंगे कि हम कहलाते हैं सभ्य समाज के वासी, लेकिन हमसे अधिक असभ्य कोई नहीं है। जहां लड़की के साथ रेप करके उसकी जान ले ली जाती है और कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, खास करके अगर वह गरीब की बच्ची है, जाति व्यवस्था के अनुसार देखें दलित की बच्ची है, तब तो बस वह एक खबर बनकर रह जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो विद्रूपता गिराने लगूं अंजू तो मुझे लगता है 2 घंटे तो इसी में निकल जाएंगे। स्त्रियों के मामले में आदिवासी समाज हमसे कई अधिक, बहुत अधिक सभ्य है। वहां किसी भी पुरुष की निगाह में गंदगी नहीं है। मैं रहकर आई हूं उनके बीच। वो शरीर से सांवले हैं, मन से सांवले नहीं हैं, बहुत पवित्र हैं। अब जिनको शहर की हवा लग गई और शहरी ढांचे की हवा लग गई, उनमें कुछ बदलाव आया हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ भी रहते हुए मैं जिन आदिवासी भाइयों से मिलती हूँ, बहुत निश्चल, बहुत निर्मल, लगता ही नहीं है कि वह इस समाज के। मुझे लगता है एक हद तक शायद आपकी जिज्ञासा को मैंने शांत किया होगा। यस मैम। अभी जो कावा संग्रह से संबंधित थे वो क्वेश्चन मेरे हो गए मैम। एक अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि जो वर्तमान समय में समाज एक गंभीर बीमारी की चपेट में है, उस पर आप समाज के लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? अंजू एक बार फिर कहेंगी, आवाज बीच में टूट गई। मैं क्या बोल रही थी कि जैसे काव्य संग्रह से संबंधित मेरे इतने ही क्वेश्चन थे, वो हमारे समाप्त हो गए हैं, लेकिन एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि वर्तमान समय में हमारा समाज एक बहुत ही गंभीर बीमारी की चपेट में है, उस पर आप समाज के लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग अपने आप को लोग समझना शुरू कर दें, यानी जिंदगी का महत्व। डॉक्टर, WHO और तमाम संसाधनों के द्वारा बार बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूंगी कि अफवाह के पीछे कम जाएं, उसके मूल को पकड़े। मूल यह है कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपको कोरोना अगर डस भी लेता है, मैं ऐसे कह रही हूँ, यानी आप अगर बीमारी से ग्रस्त हो भी जाते हैं तो आप धीरे नहीं रहेंगे, आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे यह बीमारी हो ही नहीं, तो बड़ा सस्ता इलाज है। सस्ता इलाज ये है कि हर रोज प्रति व्यक्ति 1 नींबू उसका सेवन कीजिए। 1 नींबू सस्ता इलाज है ना। गर्म पानी कीजिए, आधा नींबू निचोड़िए, पी जाइए।
फिर किसी और समय में आधा नींबू आप उपयोग कर लीजिए, खास करके अगर आप बाहर जाते हैं। अव्वल तो बिना मास्क के मत जाइए, दूसरा दाहिने हाथ से कम चीजें टच कीजिए, क्योंकि आप महसूस करेंगे, आम लोगों की आदत होती है, मैं भी आम हूँ, तो हम सबकी यह आदत होती है कि हम दाहिने हाथ को ही चेहरे पर लगाते हैं। नाक भी ऐसे करना होता है तो दाहिने हाथ से करते हैं, बाल भी छूना होता है तो दाहिने हाथ से छूते हैं, गौर करेंगी। यानी हमारा अधिकतर काम दाएं हाथ से होता है। तो अगर हम बाहर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो बाहर की चीजें अगर हमें छूनी है, जैसे अगर हम पुल पार कर रहे हैं, हमने रेलिंग पकड़ी है या हम कोई दरवाजा खोल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा प्रिकॉशन रख सकते हैं कि उसको हम बाएं हाथ से करें। बहुत छोटा है, ध्यान रखने की बात है। दूसरा, हल्दी का सेवन करें, थोड़ा सेवन बढ़ा दें। गर्म पानी के साथ अगर आप हल्दी लेते हैं तो हल्दी आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिक होने से बचाता है। तो विषाणु, वैसे भी शरीर के अंदर अगर विषाणु होंगे, कोई भी, कोरोना ही नहीं, हमारे शरीर में बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हैं, तो हल्दी उसको खत्म करता है। तीसरा ये है, अगर आप कहीं बाहर गए हैं, अब निकलना तो पड़ेगा ही, काम है, तो घर आते ही आप पहले गर्म पानी से गार्गल कर लें, हाथ की सफाई करें, चेहरा धुल लें, गार्गल कर लें, और एक चाय अगर पीते हो तो चाय पी लें, या फिर स्नान करके फिर गर्म कुछ खा पी लें। गर्म मतलब पेय पदार्थ हो तो ज्यादा अच्छा है, नींबू गर्म पानी पी लें, चाय पी लें। डॉक्टर ने, जो भारतीय डॉक्टर हैं या जो विदेश के हैं, चूंकि मैं देखती रहती हूँ, और WHO ने, हर एक का यही कहना है कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा और विटामिन B12 थोड़ी बहुत, अगर इसकी मात्रा सही रहती है तो आपको कोई खतरा नहीं है। आधा तो हम डर से मर जाते हैं, आधा लोगों के व्यवहार से मर जाते हैं कि अब कोरोना हो गया है। यहाँ कई केस ऐसे हुए हैं, यहाँ माने दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में, कि अगर किसी के परिवार में कोरोना हो गया तो मोहल्ले वाले उस गली में ना सब्जी वाले को जाने दे रहे थे, ना दूध वाले को जाने दे रहे थे। तो आप संवेदनहीन ना हो, अगर आपके आसपास कोई इस तरह का हो गया केस, तो आप उसकी मदद करें, एक डिस्टेंस बनाकर मदद करें, मास्क लगा कर रखें, लेकिन आप उनकी मदद करें। ये नहीं कि आप उनको जेल, उनके घर को जेल बना दें। ऐसे समय में तो उनको ज्यादा मदद की जरूरत होती है। और बड़े बूढ़ों को जिनको नहीं मालूम है उनको अवेयर करें। छोटी सी जानकारी है, गर्म पानी पीना है, अगर नींबू सूट करता है तो नींबू का सेवन करना है, हल्दी का सेवन करना है, गरारा करना है, और चाय पीनी है। तो थोड़े से प्रिकॉशन से आप खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आसपास को भी स्वस्थ रख सकते हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इसलिए मना किया जाता है बाहर निकलने से, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होती है। बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि वर्तमान समय में तो यही बीमारी बहुत भयंकर रूप धारण कर रही है। जो भी वीडियो को देखेगा तो उसको, अगर आपने कोरोना से बचने के लिए कितने उपाय बताए, अगर वो एक भी करेगा तो उसको फायदा होगा। मैं जाते जाते एक और निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से, कि अगर आपके साथ कोई भी श्रमिक जुड़ा हुआ है, चाहे वह काम वाली बाई हो या आपका ड्राइवर हो, कोई भी हो, तो उसकी मदद कीजिए।
पूरी सैलरी नहीं दे सकते हो, लेकिन कुछ दीजिए उसको, ताकि उसका जीवन यापन होता रहे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें पेंशन मिले या हमारी सैलरी में कटौती ना हो, तो वे भी तो हमारे ही भरोसे हैं। तो हम अपनी आय का अगर एक छोटा सा हिस्सा किसी की मदद में खर्चते हैं, तो उनकी दुआएं उन रुपए से कहीं अधिक होंगी। तो आपके माध्यम से यह संदेश अपने भाई बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय निकालकर बातचीत की, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके जन्म दिवस पर आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ। आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत आभार अंजू, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी दुआ है कि जल्दी आपका एमफिल कंप्लीट हो जाए और आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ें, पीएचडी की ओर बढ़ें। बहुत अच्छा लगा।